students, welcome back to my channel Physics Adda. Let's make physics fun. Students, लास्ट लेक्चर में हमने काफी सारे टॉपिक डिस्कस करे थे. इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स, ये हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया था. तो अब जो हम इस चैप्टर में आगे का टॉपिक जो है उसको डिस्कस करेंगे, और जो आज का टॉपिक होगा वो होगा आपका डिफरेंट ऑपरेशंस ओवर वेक्टर. हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऑपरेशंस आप किसी एक वेक्टर पे लगा सकते हो. ऑपरेशंस का मतलब है कि आप लोगों को क्या करना है स्टूडेंट्स, कि आपको उनके ऊपर एप्लीकेशंस लगानी है. यानी कि एडिशन कैसे होता है वेक्टर्स का, कैसे उनकी मल्टीप्लिकेशन होती है, कैसे वो सब्ट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे में से. तो ये सब चीजें हम जो करेंगे वो ऑपरेशंस के थ्रू करेंगे. तो सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक आ रहा है वो है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर. कि एक रियल नंबर का कैसा इंपैक्ट पड़ता है किसी भी वेक्टर के ऊपर, तो हम उसके बारे में अब देखते हैं. इसके अलावा और भी आगे आपकी टॉपिक्स आएंगे, अलग अलग ऑपरेशंस हैं, वो भी लाइन बाय लाइन हम करते जाएंगे. ठीक है, तो फर्स्ट आते हैं आपके मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रियल नंबर. मल्टीप्लिकेशन of a real number over vector. कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई एक रियल नंबर है, उसकी मल्टीप्लिकेशन में किसी वेक्टर के अंदर कर दूं, तो उसके रिजल्ट में क्या फर्क आएगा, क्या उसका नया रूप निकल के आएगा, यानी कि क्या नया वेक्टर बन जाएगा उस ऑपरेशन के बाद. तो हम उसकी बात करते हैं कि जस्ट सपोज कि मेरे पास एक रियल नंबर है, हमने यहाँ पे n रियल नंबर मान लिए कि मेरे पास एक n रियल नंबर है. तो मैं उसकी जब मल्टीप्लाई कर दूंगा एक वेक्टर के अंदर, तो उसके बाद उसमें क्या चेंजेस आएंगे. लेट अस कम ऑन द टॉपिक कि मेरे पास एक a वेक्टर है. मैं इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से सॉल्व कर देता हूं आपके लिए. कि मेरे पास एक वेक्टर है a. क्लियर? इसका एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है. अब मेरे पास एक n रियल नंबर है. n रियल नंबर आप कोई से भी हो सकते हैं. 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, अप टू 100. इसी तरीके से जो आपके n है, रियल नंबर की बात कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव में भी जा सकते हैं. तो इसी तरीके से ये वहां पे भी बढ़ सकते हैं. तो अब मेरे पास क्या है कि मेरे पास दो कैटेगरी हो गई, एक तो पॉजिटिव इंटीजर्स की और एक नेगेटिव इंटीजर्स की. तो हम उसके भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट हम आते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स. कि मेरे पास अगर एक वेक्टर है a, अगर मैं उसके ऊपर एक ऑपरेशन लगाता हूं, उसको मल्टीप्लाई करता हूं पॉजिटिव इंटीजर से, यानी पॉजिटिव रियल नंबर से, तो उसमें क्या फर्क आएगा. आते हैं. देखो जस्ट सपोज कि मैंने माना कि मेरे पास a था और मैंने मान लिया कि रिजल्टेंट आया n into a. ये आफ्टर ऑपरेशन, यानी जब मैंने उसके ऊपर एक ऑपरेशन लगा दिया. अब बात करते हैं कि ये r क्या है. r एक रिजल्टेंट वेक्टर है. देखो रिजल्टेंट को समझते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर होता क्या है. यानी कि मेरे पास एक वेक्टर था, उसके ऊपर मैंने कोई ऑपरेशन लगाया, वो कुछ भी हो सकता है. एडिशन हो जाए, मल्टीप्लिकेशन हो जाए, सब्ट्रैक्शन हो जाए, डिवाइड हो जाए, कोई भी चीज हो सकती है. उसके बाद जो उस वेक्टर में चेंज आएगा, एक रिजल्ट आएगा नया, उसको हम बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर. तो इसी तरीके से हम यहाँ पे लेके चलते हैं. तो यहाँ पे जो r हो गया आपका, वो हो गया रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि इक्वल्स टू है n into a. अभी मैं पॉजिटिव इंटीजर के लिए लेके चल रहा हूँ, तो उसके लिए सॉल्व कर लेते हैं. जस्ट सपोज कि मैंने यहाँ पे मान लिया n इक्वल्स टू 2. मैं कंसीडर कर रहा हूँ n इक्वल्स टू 2 है. तो जो मेरा रिजल्टेंट आएगा वो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ a. तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ a. अब यानी कि जो मेरा नया रिजल्टेंट वेक्टर आया स्टूडेंट्स, वो कैसा है, वो पुराने वाले वेक्टर का दुगना है मैग्नीट्यूड में. अगर मैं इसको a मान रहा था, तो अब मुझे जो नया वेक्टर मिलेगा r, वो कितना हो जाएगा, पुराने वाले से दुगना हो जाएगा. बट इसकी डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि इसका कोई नेगेटिव नहीं लगा हुआ. सेम क्या हुआ, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड डबल करा, डायरेक्शन सेम उसी में बता रहा है.
तो यानी कि ये जो आपका रिजल्टेंट आएगा वो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए। इसी तरीके से आप n की वैल्यू चेंज करते जाओ, आपके पास नया रिजल्टेंट वेक्टर आता जाएगा। व्हाट माय पॉइंट। अब आते हैं हम सेकंड केस के लिए। अगर मैं n नेगेटिव इंटीजर्स ले लूं या फिर रियल नंबर ऐसे ले लूं जो कि नेगेटिव फॉर्म में हो, तो कैसे आपका सॉल्यूशन होगा। यही मैं भी पेरेंट वेक्टर मान लूं कि मेरे पास a ही पेरेंट वेक्टर है। अब बस ऑपरेशन में नेगेटिव इंटीजर या नेगेटिव रियल नंबर के लिए लगा रहा हूं, तो वहां पे क्या होगा, जस्ट सपोज कि मेरे पास मैंने यहाँ पे भी n को मान लिया -2 मान लेते हैं। तो अब मेरे पास जो रिजल्टेंट आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस के ट्वाइस ऑफ ए। क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट जो आएगा वो आपका आएगा माइनस के ट्वाइस ऑफ ए। व्हाट माय पॉइंट। अब देखो यहाँ पे दो चीज में चेंजेस आया। एक तो मैग्नीट्यूड दुगना हुआ पेरेंट वेक्टर का, और साथ ही साथ उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई। यहाँ जो नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन को शो कर रहा है कि वो क्या हो गया, वो नेगेटिव हो गया, यानी इसकी डायरेक्शन इस वाले वेक्टर से अपोजिट हो गई। तो इस केस में जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो होगा आपका ये r इक्वल्स टू माइनस ट्वाइस ऑफ ए। व्हाट माय पॉइंट। तो जो अब नया रिजल्टेंट आया वो ये होगा। इसमें क्या हुआ, इस वाले वेक्टर का तो ये दुगना हो गया, बट साथ ही साथ डायरेक्शन भी अपोजिट हो गई। क्लियर। तो ये हमारा होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर। यानी कि अगर मैं किसी भी वेक्टर की मल्टीप्लाई करूं एक रियल नंबर से तो उसका रिजल्ट। अब देखो ये जो r है, ये r एक रिजल्टेंट वेक्टर है, ये आप किसी भी ऑपरेशन के बाद लगा सकते हो। आगे भी जितने भी हमारे टॉपिक्स आएंगे उनमें भी मैं डिफरेंट ऑपरेशंस लगाऊंगा, तो वहां पे भी जो उनका रिजल्ट निकल के आएगा उनको भी मैं इस r से ही डिनोट करूंगा। ठीक है। तो ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। व्हाट माय पॉइंट। क्लियर हो गया आपको ये। चलो अब बच्चों आते हैं इस पे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो अब हमारा है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको बताया था कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन हम कैसे करते हैं वेक्टर्स में। इसके आगे भी टाइप्स हैं कुछ, उन टाइप्स को देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप्स हैं, देखते हैं। देखो हमारे पास एक टाइप आता है एडिशन ऑफ वेक्टर की, अगर मैं बात करूं तो उसमें आता है व्हेन टू वेक्टर्स आर एट सेम लाइन एंड इन सेम डायरेक्शन। मींस उसे कहने का मतलब यह है कि जब हमारे पास कोई दो वेक्टर्स सेम लाइन पे होंगे और सेम डायरेक्शन में होंगे तो वो सिंपली ऐड हो जाएंगे। अभी आपको इसका फंडा सिखाता हूँ, बहुत इजी फंडा है, वो देखना कि कैसे ऐड होते हैं। जस्ट सपोज कि मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल लिए, थोड़ा वास्ट कंसेप्ट है, ध्यान से समझना। ए हमने एक वेक्टर लिया जो कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इतना शो हो रहा है। एक दूसरा वेक्टर हमने लिया बी, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे है। मुझे यहाँ करना है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। मुझे यहाँ पे क्या करना है, एडिशन, यानी वेक्टर्स को जोड़ना है। तो उसके लिए मेरी फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ये सेम लाइन पे होने चाहिए और सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। तो सेम डायरेक्शन में तो है, देख रहे हैं, सेम लाइन ऑफ एक्शन है। मैंने आपको सेम लाइन ऑफ एक्शन लास्ट लेक्चर में ही बताई थी कि जब दोनों इंटरसेक्ट ना करें तो वो सेम लाइन ऑफ होती है, या फिर वो एक दूसरे के पैरेलल रहे। ठीक है, दो लाइंस या तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें या फिर वो पैरेलल है, यानी उनको हम एक्सटेंड करें, पैरेलल रहेंगे या फिर मर्ज करेंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे, सेम लाइन, सेम डायरेक्शन। जस्ट सपोज कि इसको मैं आगे बढ़ाता हूं तो ये उसी की लाइन पे आ रहा है, दैट मीन्स कि इसी तरीके से इनके पास सेम लाइन ऑफ एक्शन है। या फिर हम एक कंसेप्ट और ले सकते हैं कि अगर मैं ए को यहां लिख रहा हूं, बी को यहां लिख रहा हूं, तो ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल होने पे भी क्या होगा, सेम लाइन ही काउंट होगी। ठीक है, तो हमारा कोई इसमें ऐसा रूल नहीं है कि अगर ये एक दूसरे को मर्ज कर जाए या फिर पैरेलल रहे तो हम इन्हें सेम लाइन पे ही मानेंगे। क्लियर। आप इसको उठा के शिफ्ट भी कर सकते हो उसके आगे। ठीक है, इस कंसेप्ट को भी सिखाऊंगा मैं, पहले आप एडिशन समझ लो क्या होता है, उसके बाद देखते हैं। जस्ट सपोज कि मैं इसको रब कर देता हूं अभी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहले उस कंसेप्ट को सीख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।
तो सबसे बड़ी बात आ गई कि आपके पास ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया, दोनों सेम लाइन पे इनको मुझे ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगा, एक चीज याद रखना, यहाँ पे मैं कंसेप्ट लगाऊंगा टेल टू हेड एडिशन। क्या लगाऊंगा यहाँ पे मैं, टेल टू हेड एडिशन। व्हाट माय पॉइंट, एक वेक्टर की टेल दूसरे वेक्टर के हेड से जुड़ जाएगी। अभी जो मैं शिफ्टिंग की बात आपको बता रहा था कि ए के आगे बी को जोड़ सकते हो, जैसे यहाँ पे एक कंसेप्ट था आपका, तो बना ही लेते हैं चलो, कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो मैं किसी की टेल से दूसरे का हेड जोड़ सकता हूं, यानी एक के पीछे एक। तो उसी तरीके से क्या होता है, हमारा एडिशन होता है वेक्टर्स में। क्लियर? तो अगर मैं इस ए के आगे बी को जोड़ दूं या शिफ्ट कर दूं, तो क्या काउंट होगा मेरा, ये टेल टू हेड एडिशन हो जाएगी। तो ये सिंपल जो रिजल्ट आएगा इसका, वो इन दोनों का एडिशन होगा। व्हाट माय पॉइंट, बहुत ध्यान से समझना इस कांसेप्ट को, टेल टू हेड एडिशन। हम क्या करते हैं कि मैंने यहाँ पे देखो, जस्ट सपोज किया, मैंने यहाँ क्या करा, इसी ए को यहाँ पे लिखा, जो यहाँ पे लिखा हुआ था मेरा ए, ठीक, उसके आगे मैंने क्या कर दिया, इस बी को भी जोड़ दिया। अब एक चीज समझो आप, ए के हेड पे बी की टेल जुड़ गई, तो अब जो इसका रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, मेरा नया वेक्टर होगा, इसको मैं क्या बोलूंगा, r इक्वल्स टू a प्लस बी। क्या बोलूंगा इसको मैं, r इक्वल्स टू a प्लस बी। ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों सेम लाइन ऑफ एक्शन पे होंगे, और जरूरी नहीं कि दो ही हो, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। अब मैंने ऑपरेशन लगाया इस पे, ऑपरेशन लगाने पे क्या हुआ, एडिशन का ऑपरेशन है, तो जो रिजल्टेंट आया वो इनके बिहाफ पे आएगा। आई बात समझ में? तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे ये देखना है कि मेरे पास ए और बी पे जो ऑपरेशन लग के नया वेक्टर जनरेट हुआ वो r होगा। अब मैं उसको पूरा का पूरा एक साथ लिख देता हूँ कि r वेक्टर की डायरेक्शन बता देता हूँ, ये बन के आएगा r। व्हाट माय पॉइंट, आपको यही करना है। क्लियर? तो ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर निकल गया, जो कि a प्लस बी का एडिशन है। व्हाट माय पॉइंट, क्लियर? इसी तरीके से अगर मैं इसी प्रोसेस में क्या करूं, सेम डायरेक्शन ना करके अपोजिट डायरेक्शन कर दूं। अगर मैं सेकंड जो इसकी कैटेगरी आएगी एडिशन ऑफ वेक्टर्स की, उसमें मैं ऐसी सेम लाइन तो रखूं, लेकिन मैं अपोजिट डायरेक्शन कर दूं। आप लोग भी इस कंसेप्ट को लगा सकते हो। रिकॉल करो, मैंने क्या बताया था कि अगर यही चीज मैं बी को यहां कर दूं अपोजिट, तो क्या होगा, अगर मेरा ए बड़ा है तो बी को माइनस कर देगा, और अगर मेरा बी बड़ा है तो वो ए को माइनस कर देगा, और अगर दोनों इक्वल है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यही चीज अब हम यहाँ पे लेके चलेंगे सेकंड कंसेप्ट। ठीक है, उसको लिखते हैं। आई होप कितना क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट आते हैं अपोजिट डायरेक्शन के लिए। नेक्स्ट आते हैं हम अपोजिट डायरेक्शन के लिए। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, मेरे को वेक्टर की डायरेक्शन चेंज करनी है। देखो लाइन तो सेम है, डायरेक्शन चेंज करनी है, जैसे यहाँ पे कर। अब लेकिन मुझे कुछ आपको रिजल्ट भी दिखाना है। अगर ये दोनों सेम लेंथ के होंगे तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो मुझे अब क्या करना है, रिजल्ट को दिखाना भी है। तो मैं इस बी की लेंथ को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, जिससे कि आपको आसानी हो समझने में। ठीक है, अब मेरा बी वेक्टर जो है वो यहीं तक है, ये इसकी पूरी लेंथ है। ठीक है, गॉट माय पॉइंट। तो इसको रब कर देते हैं, उसको समझ लेते हैं। आई होप कि आपको क्लियर तो हो ही गया होगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अभी भी वही कंसेप्ट रहेगा। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वेक्टरली ऐड कर रहा हूँ। वेक्टरली ऐड करने का मतलब क्या है, वेक्टर जहां भी ऐड होंगे टेल टू हेड एडिशन से ही होंगे, टेल टू हेड एडिशन से ही होंगे। ठीक है, उसको समझते हैं कैसे। अब जस्ट सपोज कि मेरे पास ये था B, इसको रब कर देता हूं, दोबारा बना देता हूं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास अब क्या है, मेरे पास A वेक्टर तो यही था। अब मैंने क्या करा,
बी वेक्टर ये है, यहां से लेके यहां तक। इस बी वेक्टर को मुझे जोड़ना है इस ए के साथ विथ कंसेप्ट टेल टू हेड, विथ कंसेप्ट टेल टू हेड एडिशन। अब देखो इसका जो हेड है उस पे बी की टेल लगेगी। अब लाइन ऑफ एक्शन क्या है, जस्ट सपोज कि मेरे पास ए का हेड तो यहाँ पे है, अब बी का मुझे क्या चाहिए, मुझे उसकी टेल चाहिए, तो बी की टेल को यहाँ पे छोड़ दो। इसी के ऊपर ओवरलाइन हो जाएगी। क्यों होगी ऐसा, वो इसलिए होगा ओवरलाइन कि जब आप इसको ऐड करोगे तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में इसके रेस्पेक्ट में, तो ये से कैंसिल आउट करेगा, तो इसके ऊपर ओवरलाइन कर जाएगा क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन सेम है। तो आपका ये आ गया बी वेक्टर। गॉट माय पॉइंट। तो अब मेरे पास जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट या देखो इससे पहले वाले में जब हमने ऐड करा था सिंपल, तो मैंने उसकी पूरी लेंथ को ऐड कर लिया था। अब लेकिन यहाँ पे क्या है कि ए तो इधर था, इसकी वैल्यू ऑलरेडी ज्यादा, यहाँ से लेके यहाँ तक की ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू कम है, तो मुझे पता है ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो ए का इंपैक्ट भी ज्यादा होगा, ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना होगा, ए में से बी को माइनस कर दो तो वो आपका आ जाएगा रिजल्टेंट, जो कि ए माइनस बी। व्हाट माय पॉइंट। तो ये जो रिजल्टेंट आया है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका रिजल्टेंट है नया। क्लियर। तो जब भी मेरे पास, इसको बी पॉइंट डाल लेते हैं, जब भी मेरे पास दो वेक्टर सेम लाइन पे होंगे बट इन अपोजिट डायरेक्शन, एडिशन तब भी मैं ऐसे ही करूंगा, टेल टू हेड एडिशन, वो कंसेप्ट चेंज नहीं होगा। बस क्या होगा, इसकी टेल इसके हेड से जुड़ जाएगी और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा ए से ही शुरुआत करनी पड़े कि आप ए वेक्टर पे ही बी की टेल को जोड़ सकते हो। अब मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ। सपोज देखो, समझो इधर कि मेरे पास बी वेक्टर है, मैंने पहले बी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, मैं पहले बी ले लेता हूँ, मैं क्या लेता हूँ, बी ले लिया मैंने। क्लियर। इस बी पे इस तरीके से बना दिया मैंने इसको। अब मेरे पास इसके हेड से ए की टेल भी जोड़ सकता हूं। जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको ए और बी के कंसेप्ट में ए को ही प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, आप किसी को भी यूज करो, किसी के साथ जोड़ो। ठीक है, किसी की हेड के साथ किसी की टेल जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हेड टू टेल एडिशन ही होना चाहिए। तो अब हम आते हैं कि इस ए की टेल को आपको बी के हेड से जोड़ना है। तो आप यहां से इस तरीके से इसी के ऊपर एक ओवरलाइन बनाते हुए ए मैग्नीट्यूड तक की एक लाइन ड्रॉ कर दोगे। ठीक, मैंने क्या करा, बी के ऊपर ही बनाई ना ए की लाइन, तो जो बी का हेड था उस पे मैंने ए की टेल जोड़ दी। तो अब बचा क्या, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो आप इस तरीके से डार्क कर दोगे। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, आर इक्वल्स टू ए बड़ा था, ऑब्वियसली ए का इंपैक्ट ज्यादा होगा क्योंकि जो आपका रिजल्टेंट आ रहा है वो ए की डायरेक्शन में आ रहा है। तो आपको याद रखना है कि इसी के कंसेप्ट से आपको उसकी लेंथ को जज करना है। क्लियर। तो ये आपका आ गया आर इक्वल्स टू ए माइनस बी। क्लियर। अब इसी तरीके से हमारे पास कुछ वेक्टर्स ऐसे भी आते हैं जब दो वेक्टर्स किसी एंगल पे हो, यानी इंक्लाइन कर रहे हो, बाइसेक्ट कर रहे हो, उन्हें किसी भी एंगल पे बाइसेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए अब देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, when two vectors are at some angles, are at some angle,
जब मेरे दो वेक्टर्स एक दूसरे से इंक्लाइंड होंगे या किसी एंगल पे होंगे तब उनका कैसे एडिशन करूंगा। अब इसको एडिशन करने के दो तरीके हैं, ठीक है। उन दोनों तरीकों पे हम जाएंगे। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है आपकी आने वाली फिजिक्स के लिए, ठीक है। जितनी भी हम फिजिक्स आगे डिस्कस करेंगे बहुत इस पर डिपेंड करेंगे। ये दोनों कंसेप्ट आप समझ लो। फर्स्ट है आपका, अगर मैं बात करूं तो उसमें फर्स्ट आता है आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक। इसी तरीके से जो दूसरा लॉ आता है आपका इसमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा लॉ ये, ठीक। एक तीसरा लॉ भी होता है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर ऑफ एडिशन, वो बिल्कुल हमारा ट्रायंगल लॉ पे चलेगा, मैं करा दूंगा उसको भी आपको। तीसरा भी लिख लो आप लोग। ऐसे तो मेन दो ही होते हैं, लेकिन हमारे पास एक और आ जाता है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, चलेगा वो भी आपका ट्रायंगल लॉ पे ही, पॉलीगॉन वाला भी। लेकिन अगर ट्रायंगल समझ में आ गया तो आप पॉलीगॉन को बहुत इजी समझ जाओगे, ठीक। तो स्टूडेंट्स हम आते हैं अभी ट्रायंगल लॉ पे। मैं इसको रब कर देता हूँ क्योंकि मेरे को इंडिविजुअली सबको समझाना पड़ेगा आपको। लेकिन हाँ एक चीज और लिख लो आप इसमें। ये जो आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है ये हमेशा टेल टू हेड एडिशन पे चलेगा। ये बेसिक कंसेप्ट है इसका, इसको दिमाग में रख लेना बिल्कुल। टेल टू हेड एडिशन पे चलेगा। कौन सा? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टूडेंट्स। इसके बाद जो पैरेललोग्राम आता है वो हमारा जो कंसेप्ट चलेगा वो आएगा हमारा टेल टू टेल। ध्यान रखना टेल ही हमारी इंपॉर्टेंट है। मैंने इससे पहले कंसेप्ट में भी आपको टेल के बारे में ही बताया था। टेल टू टेल एडिशन, इस कंसेप्ट में हमारा पैरेललोग्राम चलेगा। पॉलीगॉन लॉ दोनों पे चल सकता है, लेकिन हम प्रायोरिटी ट्रायंगल लॉ को देते हैं। क्यों? क्योंकि उससे इजी पड़ता है, ठीक है। ज्यादा घिसपिच नहीं होती इसमें, ज्यादा वो आपका कॉम्प्लिकेट नहीं होता। तो इस वजह से हम इसको वेक्टर लॉ पॉलीगॉन को ट्रायंगल पे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो बाद में देखेंगे, पहले आप इन दोनों को समझ लो, उसके बाद हम उस पर आते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास लॉ है, इनको नोट कर लो और इसके बाद मैं आपको इसकी आगे प्रोसेस बताता हूँ कैसे आप वो सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स कम ऑन द टॉपिक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो हम उस पर आते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ना मुझे पता है टेल टू हेड एडिशन होगा। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, दो कोई भी ऐसे वेक्टर जो इंक्लाइंड हो किसी एंगल पे एक दूसरे से, यानी कि लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेम ना हो, हम उनको ही इस लॉ से जोड़ेंगे, ट्रायंगल लॉ से। और ये ट्रायंगल लॉ जो है आपका ये लीनियर लाइन वाले पे भी लग जाएगा, वो भी अभी मैं सिखाऊंगा कैसे, ठीक है। तो आते हैं इस पे टेल टू हेड वाले कंसेप्ट पे। जस्ट सपोज कि मेरे पास एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है मेरे पास बी, क्लियर। तो मैं जब भी ट्रायंगल लॉ में जाऊंगा, इतना तो मुझे पता ही है, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि टेल टू हेड आपको जाना है। क्या जाना है आपको? टेल टू हेड। और ये कोई सा भी वेक्टर आप फर्स्ट भी चूज कर सकते हो, चाहे बी चूज करो चाहे ए चूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो जस्ट सपोज कि मैं आपको दोनों से सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे होता है। तो अभी हम पहले आते हैं, ए वेक्टर को चूज कर लेते हैं। ये मेरे पास ए वेक्टर हो गया। ये हमारी आइडियल हमें दे रखा है, क्वेश्चन है हमारा, इसको मुझे ट्रायंगल लॉ से सॉल्व करना है सिंपल। अब मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं। आपने क्या करा, जितनी लेंथ का ए था उतनी ही लेंथ का आपने ए कंसीडर कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इसके हेड से बी की टेल को जोड़ना है। रखना पॉइंट। तो मुझे ए के हेड से बी की टेल को जोड़ना है। वो कैसे जोड़ूंगा उसे समझते हैं। ये जो बी था आपका, इसको बिल्कुल सेम ऐसे उठा के इसके आगे जोड़ना है। तो लेंथ भी में कोई फर्क नहीं आना चाहिए, लेंथ भी डिक्रीज नहीं होनी चाहिए, बड़ी नहीं होनी चाहिए, सेम, और एंगल भी सेम रहना चाहिए। तो जस्ट सपोज ये कुछ इस तरीके से बनेगा। मैं इसको बनाऊं, क्लियर? लगभग हो सकता है बोर्ड पे बना रहा हूं तो थोड़ा सा चेंज आ जाए, लेकिन आप लोग देखो कि ये सेम एंगल में इंक्लाइंड है इसके साथ। तो मैंने इसकी टेल को इसके हेड से जोड़ दिया, एक हेड से, और इसकी इमेज को उठा के बिल्कुल उसके सामने रख दिया। तो आप समझो कि इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है आपको, जो ए के हेड से इंटरसेक्ट करके जाए। क्लियर? और सेम लेंथ होनी चाहिए। तो ये मेरा निकल आया ए और बी का एडिशन। अब इसको ट्रायंगल लॉ से अब याद रखना, जब टेल से हेड जुड़ती है और जो मेन टेल होती है, जहां से टेल स्टार्ट हो रही है और जहां पे कोई भी जॉइंट नहीं है, ए पे कोई जॉइंट तो नहीं है की टेल पे, लेकिन बी की टेल पे एक जॉइंट है। आपको क्या करना है, जहां पे जॉइंट नहीं है वहां से रिजल्टेंट ड्रॉ होगा इसका। ए पे कोई जॉइंट नहीं ए की टेल से, तो आप ए की टेल से रिजल्टेंट ड्रॉ करोगे जो टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ बी हेड होगा, वहां पे जाके जॉइंट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक? तो ये जो आपका रिजल्टेंट आया R इक्वल्स टू A प्लस B, ये हमारा होता है ट्रायंगल लॉ। अब इसे ट्रायंगल जनरेट कर लिया ना, तो ये तो आगे मेरा रिजल्टेंट, ये था मेरा दोनों पेरेंट वेक्टर्स, इन दोनों का जो मैंने ट्रायंगल लॉ से एडिशन करा, तो ये मेरा रिजल्टेंट निकल गया। रखना पॉइंट। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि ए की टेल से जो ज्वाइंट नहीं है कहीं पे भी, वहां से आपको एक रिजल्टेंट वेक्टर की टेल निकालनी है, और जिस तरफ आपका हेड जुड़ रहा है लास्ट वाला, वहां जाके उसके हेड को जोड़ देना है। तो वहां पे मेरा रिजल्टेंट निकल आएगा। गॉट माय पॉइंट? सब चीज क्लियर है? अब मैंने आपको बताया था कि मैं एक दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा इसको, यानी कि पहले बी को लेके चलूंगा, एक बार ए को लेके चलूंगा। ए वाला हम सॉल्व कर चुके हैं, ए को लेके चलने वाला। अब बी को सॉल्व करते हैं, बी वाला कैसे सॉल्व होगा। तो जस्ट सपोज कि मेरे पास बी वेक्टर है, यहाँ पर बनाते हैं जगह है, तो आप समझो कि ये मेरे पास बी वेक्टर है। थोड़ा सा लेंथ बड़ी कर लेते हैं। क्लियर? इसके इक्वल लेंथ का ही है, ये भी सेम एंगल पे है। हमने मान लिया कि मेरे पास ये बी वेक्टर है। अब मैंने क्या करा, बी वेक्टर की हेड से ए की टेल को जोड़ना है। क्या करना है मुझे, बी वेक्टर के हेड से ए की टेल को जोड़ना है। तो मैं अगर इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा इस तरीके से, दोनों की लेंथ इक्वल होगी, उतनी ही लेंथ आपको कंसीडर करनी है। ठीक? अब मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, जहां पे टेल से कोई जॉइंट नहीं होगा वहां से आपको रिजल्टेंट की टेल बनानी है। तो अब यहाँ पे देखो, बी के टेल से कोई जॉइंट नहीं है, तो मुझे बी की ही क्या बनानी पड़ेगी, बी की टेल से रिजल्टेंट की टेल निकालनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ से रिजल्टेंट की टेल निकालूंगा, कहां तक जाएगी, ए तक जाएगी, ए के हेड तक। तो साथ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना। ठीक? तो ये क्या आ जाएगा आपका, रिजल्टेंट इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब आप देख लो, ये वाली रिजल्टेंट, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ, दोनों लेंथ भी इक्वल होंगी
और दोनों का एंगल भी सेम होगा, अगर आपने इनमें गलती नहीं करी तो। बनाया इसने भी क्या, ट्रायंगल ही बनाया, दोनों सिमिलर दिख रहे होंगे आपको। तो यहाँ पे ये रिजल्टेंट है, यहाँ पे ये रिजल्टेंट है। आप किसी को भी यूज कर सकते हो, किसी को भी बेस मानो, उसके हिसाब से आप उसको आगे उसी की टेल को जोड़ दो, तो आप उसके हिसाब से सॉल्व कर सकते हो। तो आप किसी को भी पहले यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिजल्टेंट दोनों में सेम आएगा। ठीक है, अगर आपका रिजल्टेंट सेम नहीं आता दैट मींस कि आपने कहीं गलती करी है। क्लियर? तो ये होता हमारा टेल टू हेड एडिशन व्हिच इज कम इनटू द सेक्शन ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। गॉट माय पॉइंट? इसी तरीके से हम आते हैं अब नेक्स्ट पे, जो था हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे भी समझ लेते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम में आपको पता है कि हम टेल से टेल को जोड़ते हैं, वो यहाँ पे एडिशन होगा। आते हैं उसको। तो स्टूडेंट्स में हमने क्या लेना है, टेल टू टेल एडिशन लेना है इसमें। ठीक है, वेक्टर्स में अभी भी वही लेके चल रहा हूं, क्योंकि जो चीज आप पैरेललोग्राम से सॉल्व करोगे वो चीज ट्रायंगल से भी सॉल्व होगी, सेम ही आएगी। बस ये तरीके अलग है, बाकी रिजल्ट सेम है तो सबका। ट्रायंगल के आप ए और बी का बेस अलग ले लो तब भी वही सेम रिजल्ट आएगा। पैरेललोग्राम का सॉल्व करके कर लो तब भी ट्रायंगल वाला ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि वेक्टर्स तो यही है ना, ऐड भी इसी तरीके से होता है, तो दोनों लॉ से रिजल्ट सेम आएगा। क्लियर? 2 + 3 कर दो तो 5 हो जाएगा, और 3 + 2 कर दो तब भी वही रहेगा। तो उस तरीके से हम इनको अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट सेम आएगा। ठीक, तो आते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में। अभी मैं पेरेंट वेक्टर्स वही लेके चल रहा हूँ जो हमने पहले वाले केस में लेके चले थे, ए और बी। अब मुझे यहाँ पे क्या कंसेप्ट है, टेल टू टेल, बस यही डिफरेंस है। जहाँ भी टेल से टेल जुड़ रही होगी वहां पर समझ जाना कि पैरेललोग्राम वेक्टर लॉ एडिशन लगा हुआ है। देखो आते हैं कैसे। यहाँ पे मैंने एक ए वेक्टर वही आपको कंसीडर कर लिया जो ये था। अब इसके साथ इसकी टेल को जोड़ना है, यानी कि दोनों की टेल जोड़ेगी आपस में। तो बी के सिमिलर एक आप वेक्टर ड्रॉ कर दोगे, अब स्ट्रेट लाइन बना लेना। ठीक है, तो ये आपका ए के साथ बी की टेल जुड़ गई, यानी कि दोनों की टेल है अभी यहाँ पे। ये तो कंसेप्ट था मेरा, टेल टू टेल। अब मुझे क्या करना है, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। यहाँ पे पैरेललोग्राम नाम लिखा है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। मैं अब क्या कर सकता हूँ, ये जो ए है इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो कि बी के एंड से निकलेगी, यानी हेड से निकलेगी। ठीक, और सेम मैग्नीट्यूड की होगी, यानी सेम लेंथ की होगी यहाँ से। तो इस तरीके से मैं एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लूंगा। क्लियर? अब इसी तरीके से मैं बी के पैरेलल एक लाइन निकालूंगा जो ए से निकल के जाएगी और यहाँ पे जाके टच करेगी। क्लियर? तो वो देखते हैं कैसे निकलेगी। इसकी लेंथ और इसकी लेंथ आपस में इक्वल होनी चाहिए क्योंकि पैरेलल लाइंस है। और ये जो आपकी है ऊपर जो हमने अभी बनाई, इसकी और इसकी लेंथ आपस में सेम होनी चाहिए। तो अब ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। क्लियर? अब पैरेललोग्राम में सिर्फ एक ही डिफरेंस है स्टूडेंट, कि जैसे हमने वहां पे टेल चूज करी थी जो किसी से भी ज्वाइंट नहीं थी, वहां से जाके हेड से मिलाया था दूसरे वेक्टर के, तो वो मेरा ट्रायंगल लॉ था। अब यहाँ पे जो कंसेप्ट है यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे आपको दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट चेकआउट करने हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, जहाँ पे टेल से टेल जुड़ रही है दोनों की, वहां से रिजल्टेंट की टेल निकलेगी। गॉट माय पॉइंट? वहां से रिजल्टेंट की टेल निकलेगी जहाँ पे दोनों पेरेंट वेक्टर्स की टेल जुड़ रही होगी। यही डिफरेंस है उस पैरेललोग्राम में। और जाके कहाँ पे एंड होगा वो रिजल्टेंट,
वो वहां जाके एंड होगा जहां पे दोनों के हेड मिल रहे होंगे, जो हमने इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करी है। क्लियर? जहां पे हमने डॉटेड लाइंस ड्रॉ करी है, जहां पे उनके दोनों के हेड मिल रहे होंगे, वहां पे ही मुझे क्या होगा, उस रिजल्टेंट का हेड जाके जुड़ेगा। तो आपको क्या करना है, यहां से वो इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ये आपको आ गया रिजल्टेंट जो कि है a प्लस बी के इक्वल। क्लियर? अब आप रिकॉल करो अपना ट्रायंगल लॉ, उसमें भी तो रिजल्टेंट यही आ रहा था। या एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, ऊपर वाले सेक्शन में बन गया a b वेक्टर रिजल्टेंट। क्लियर? इसको हटा दो, वही वाला कंसेप्ट बन गया कि b को पेरेंट मानना था हमने, b a और रिजल्टेंट। इस तरीके से आप लिख सकते हो, यहाँ पे ये a वेक्टर है, और किसी तरीके से आप इसको भी लिख सकते हो, ये b वेक्टर। बात समझ में आ गई? आपने नीचे वाला ट्रायंगल हटा दो तो वही वाला कंसेप्ट हो जाएगा, b और a का हेड जुड़ा हुआ है, उससे रिजल्टेंट निकल रहा है। ऊपर वाला ट्रायंगल छुपा दो तो a और b का कंसेप्ट। तो हर एक चीज सेम है, बस तरीका अलग है। याद रखना कि रिजल्टेंट चाहे आप a से सॉल्व करो बेस मान के, या b को बेस मान के, रिजल्ट तब भी सेम आएगा ट्रायंगल लॉ में। और अगर आप पैरेललोग्राम से सॉल्व करते हो तब भी रिजल्टेंट सेम आएगा जो ट्रायंगल लॉ में आता है। ठीक है? तो ये हमारे पास दो तरीके होते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और एक होता है इसके अलावा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। व्हाट माय पॉइंट? तो ये हमारे पास रिजल्ट दोनों से सेम है। क्लियर? आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। और इसके आगे का जो टॉपिक है वो भी हम डिस्कस करते हैं, जो कि पॉलीगन मैंने आपको बताया था कि पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में कैसे सॉल्व होता है, उसको भी देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व होता है आपका। देखो स्टूडेंट्स, एक चीज याद रखना आप लोग, जो भी हम यहाँ पे लॉ सॉल्व कर रहे हैं, ट्रायंगल में हमारे पास 3 साइड्स आ गई थी, पैरेललोग्राम में हमें 4 साइड्स देखे थे ना, तो पॉलीगन में भी हमारा इसी तरीके से होगा जब हमारे 2 से ज्यादा वेक्टर्स होंगे। पॉलीगन जो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपका वो कैसे सॉल्व होगा, जब मेरे पास मल्टीपल वेक्टर्स हो, 2 से ज्यादा वेक्टर्स हो। जस्ट सपोज कि मेरे पास एक वेक्टर है a, एक वेक्टर है b और एक वेक्टर है c। अभी मैं 3 वेक्टर्स लेके चल रहा हूँ, इनको सॉल्व करते हैं। आपको मैंने एक चीज बताई थी कि जो रिजल्टेंट होगा वो तीनों का होगा। अब जो रिजल्टेंट है r, वो तो मुझे डिफाइन है कि वो रिजल्टेंट होगा मेरा r इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c। ठीक है? अब उसके हम डायरेक्शन देखते हैं कैसे निकल के आएगा। ये हो गया मेरे पास, ये सॉल्व होगा पॉलीगन से। पॉलीगन कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ही लगाना है, लेकिन उसे हर एक के लिए लगाना है। क्लियर? समझते हैं कैसे? क्योंकि जो रिजल्टेंट है वो तीनों पे डिपेंड कर रहा है। तो आप देखो इसको कैसे होगा। ये मैंने यहाँ पे लिया a, ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कि a की हेड से b की टेल जुड़ जाए, वही चीज करनी है। लो, a की हेड से, ध्यान रखना इक्वली लोगे, b की टेल जुड़ जाए। इसी तरीके से तो बना हुआ है, मुझे इतना पता है रिजल्टेंट ये आएगा। इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट निकालना चाहूं तो वो क्या आएगा, इस तरीके से, जो कि मेरा रिजल्टेंट होगा a प्लस b। गॉट माय पॉइंट? तो रिजल्टेंट होगा वो मेरा a प्लस b होगा, लेकिन मेरे पास c भी तो है, मेरे पास c भी तो है। तो c को कैसे सॉल्व करूंगा? अब देखो, ये जो c है, मैं ऐसे अगर b पे जोड़ूंगा तो यहाँ पे जोड़ेगा,
तो मैं इस डायग्राम को बनाने में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन बन सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा और थोड़ा सा अच्छा भी नहीं दिखेगा। तो मैं इसको सी के साथ भी, ए को सी के साथ भी जोड़ सकता हूँ, तो मैं उससे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है दूसरे से भी कि बी के आगे सी को जोड़ दूँ मैं, तब भी सॉल्व हो जाएगा। एक बार तो मैं लगा चुका ट्रायंगल लॉ, अब मैं जब दूसरी बार सेम ही फिगर में ट्रायंगल लॉ लगाऊंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, पॉलीगन लॉ। क्लियर? तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि रिजल्टेंट इसका ये आया इन दोनों को सॉल्व करके। अब मेरे पास एक सी भी है, सी कैसा है, यहां से निकल रहा है, तो मैं क्या करूं, सी की ये जो टेल है इसको यहां जोड़ दूं, हाँ के ना? क्लियर होगी बात? मैंने सी की टेल से वेक्टर निकाला और सी के हेड से ए की टेल जोड़ दी। इसमें तो अलग अलग चुका वेक्टर, वो हमने सॉल्व कर लिया। अब मुझे सी के लिए सॉल्व करना है। क्लियर? तो अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद तो मेरा रिजल्ट आया ये, तो ये तो इन दोनों का सॉल्यूशन है, तो इसके सॉल्यूशन के साथ इसका कर दूं, तब भी मुझे क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो अब जो रिजल्टेंट मेरा निकल गया वो क्या होगा, ट्रायंगल लॉ लगा दो इसमें भी, ये क्या बन गया, ये आपका बन गया a प्लस बी। ये जो रेड लाइन आ रही है डॉटेड, ये आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है आपका वो a प्लस बी है, और यहाँ पे आपका c है। तो आप क्या करोगे, ट्रायंगल लॉ, क्योंकि इसकी हेड से इसकी टेल जुड़ रही है, गॉट माय पॉइंट, c के हेड से a प्लस बी की टेल जुड़ रही है, तो आप क्या करोगे, c की टेल से एक रिजल्टेंट वेक्टर निकालोगे और जाके कहाँ मिलेगा वो, a प्लस बी के हेड से, तो आपको वही करना है। तो जो अब ये रिजल्टेंट आया आपका वो क्या है, a प्लस बी प्लस सी, तो ये चीज हम पॉलीगन लॉ है और कुछ नहीं है। हमने ट्रायंगल लॉ ही लगाया है, लेकिन हमने दो बार डिफरेंट डिफरेंट वे में लगाया और एक उससे कंबाइंड फिगर बना दी, तो ये मुझे क्या मिल गया, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये टॉपिक हमारा था जिसमें हम डिफरेंट ऑपरेशंस लगाते थे और उसके हिसाब से हम अपने वेक्टर्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट इसके साथ हमारे पास एक नया मेथड भी आता है, एनालिटिकल मेथड, वो भी हम देखते हैं कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, उसका नाम है एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, देखो जितना भी अभी तक हमने दो टाइप्स के वेक्टर एडिशन पढ़े थे जो मेन थे हमारे, एक तो था आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक था आपका पैरेललोग्राम वेक्टर ऑफ एडिशन, और तीसरा हमने एक और पढ़ लिया था पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बट इसके अलावा ये तो थे हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे हमने वेक्टर एडिशन को सॉल्व किया था। अब ग्राफिकल मेथड को छोड़ के अब हम एक मैथमेटिकल मेथड को यूज करेंगे जिसके बिहाफ पे सॉल्व होगा, तो उसको जो बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वो देखते हैं कैसे होता है। इतना कंसेप्ट सेम है कि हमारे पास जो रिजल्ट अभी तक आया था, जो हमने वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन दोनों वाले पढ़े हैं, दोनों जो पढ़े हैं ना, ट्रायंगल भी और पैरेललोग्राम भी, उन्हीं का यूज करते हुए अब हम इसे मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे, आंसर फिर वही सेम आएगा। ठीक है, तो उसको देखते हैं कैसे मैथमेटिकली प्रूफ होता है ये, उसके बिहाफ पे इसे आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट देखते हैं कैसे। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने एनालिटिकल मेथड की बात करी है। एनालिटिकल मेथड कौन सा होता है बता चुका हूँ, मैथमेटिकल प्रूफ। तो सबसे पहले मैं इसमें आपको ट्रायंगल लॉ के लिए यूज करके दिखाऊंगा, उसके बाद हम पैरेललोग्राम के लिए भी यूज करेंगे, इसे दोनों के लिए सॉल्व करेंगे। पहले आते हैं ट्रायंगल लॉ पे, उसके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो ट्रायंगल लॉ है, तो ट्रायंगल लॉ में आपको क्या करना पड़ेगा, टेल टू हेड जोड़ने पड़ेंगे दो वेक्टर्स। तो हम वही चीज लेके चल रहे हैं अभी भी। जस्ट सपोज कि मेरे पास एक वेक्टर है a, जस्ट सपोज भी हम ले लेते हैं यहाँ पे, लेट अस सपोज अ वेक्टर a, और दूसरा वेक्टर जो है मेरे पास वो होगा b वेक्टर, इस तरीके से। तो आपने a और b दो वेक्टर्स कंसीडर कर लिए, ये किसी एक एंगल पे इंक्लाइंड है एक दूसरे से,
मुझे नहीं पता कौन से एंगल से इंक्लाइंड है, लेकिन हम मान रहे हैं कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर? तो अब मुझे इसके बाद रिजल्टेंट तो मुझे पता है कैसा बनेगा, वो आपको मैं सिखा चुका हूँ। रिजल्टेंट बनेगा इस तरीके से, इसको चेंज कर लेते हैं। रिजल्टेंट बनेगा मेरा, इसको भी नीचे लिख लूंगा मैं, ये मेरा रिजल्टेंट है। क्लियर? तो ये जो रिजल्टेंट हो गया, ये कितना देगा, a प्लस बी। क्लियर? ये मेरे पास a वेक्टर। अब इसको मैथमेटिकली प्रूफ करना है, उसको समझने के लिए आप क्या करोगे, आप एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ करोगे। ठीक है? हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस पे, जो कि बेस लाइन a को इंटरसेक्ट करता हुआ जाएगा, यानी a वेक्टर को 90 डिग्री पे कट करेगा। क्लियर? इसी a वेक्टर को मैंने आगे बढ़ाया और वहां से एक लाइन ड्रॉ करी जो कि परपेंडिकुलर थी, ये था मेरा 90 डिग्री। तो ये हमारे पास आ गया, प्रूफ करने के लिए बेस बन गया वो हमारे। अब आप ये देखो इस रिजल्टेंट वेक्टर की मुझे यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालना है, जो इसको हम बोलेंगे एनालिटिकल मेथड फॉर वेक्टर एडिशन। इस रिजल्टेंट का मुझे क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, एज वेल एज डायरेक्शन पे निकालनी कि ये कहाँ पे इंक्लाइंड हो रहा है। तो मैं इसे क्या करूंगा, जस्ट सपोज कि आपने क्या करा, ये जो रिजल्टेंट आपका आया ये किसी ए वेक्टर के साथ, इसका एंगल मैंने मान लिया कि ये बीटा एंगल डिफाइन कर रहा है। क्या कर रहा है, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये ए वेक्टर के साथ बीटा एंगल बना रहा है। तो अगर मैं बीटा एंगल निकाल लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसकी डायरेक्शन मिल जाएगी कि किस डायरेक्शन में ये इंक्लाइंड है। क्लियर? और इसी तरीके से मैं अगर आर की ही वैल्यू निकाल लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे इसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ठीक है? तो मुझे पता है कि वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है, साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। तो डायरेक्शन मैं बीटा से निकाल लूंगा, बीटा एंगल निकाल के, और आर से इसका मैग्नीट्यूड निकाल लूंगा, तो मेरे पास दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक? तो वो देखते हैं कैसे। अब देखो, मैंने एक चीज सपोज करी कि जो बीटा एंगल है या जो बीटा वेक्टर है ये ए वेक्टर के ऊपर किसी थीटा एंगल से इंक्लाइंड है। क्या है, किसी थीटा एंगल से इंक्लाइंड है। अब ये मत समझना कि ये थीटा एंगल, ये आपका हमेशा 180 माइनस थीटा एंगल होगा। क्लियर? ये चीज आपको याद रखनी है, ये जो है आपका 180 माइनस थीटा होगा। थीटा एंगल आप ये मानोगे जो बीटा और ए के बीच में होगा। ठीक है? हमेशा याद रखना कि टेल से टेल का एंगल निकालते हैं हम। ठीक है? इस तरीके से अगर मैं इसको ए मानूं, इसको बी मानूं, तो इनके बीच का एंगल ही थीटा होगा स्टूडेंट्स, ना कि आपको इसके बीच का एंगल थीटा मानना है। टेल से टेल से हेड मत जोड़ देना, तो गलत हो जाएगा वो एंगल। तो ये एंगल आपका थीटा निकल रहा है, टेल से टेल दोनों में। क्लियर? तो इसलिए मैंने इसको आगे एज्यूम कर लिया कि इसकी टेल भी जुड़ रही होगी, तो ये एंगल थीटा कंसीडर करना है। क्लियर? ये मत कर लेना, ये 180 माइनस थीटा एंगल होगा। गॉट माय पॉइंट? चलो आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं आगे। देखो सिंपल सी बात, इसके कुछ नाम दे देते हैं हम। जैसे मान लो ये मेरे पास हो गया O P Q N, ये हमने कुछ नाम ले लिए इनके कि मैंने इसको O P Q N नाम दे दिया। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। मुझे इतना पता है कि अगर मैं रिजल्टेंट निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करूं कि मैं R की वैल्यू चाहिए, R A और B के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो सॉल्व करते हैं कैसे। जस्ट सपोज इस QN की वैल्यू मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। QN कितना होगा, इस ट्राइंगल में देखो, इन ट्राइंगल QPN, जो मेरे पास ट्राइंगल है QPN, अगर मैं यहाँ से QN की वैल्यू निकालूं, QN की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स, QN की वैल्यू होगी आपकी, ये कौन सा कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, तो ये आपका आ जाएगा B sin थीटा। ये सबको पता है, सिंपल रूट का फॉर्मूला लगाया, ये आ जाएगा QN आपका B sin थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। इसी तरीके से
जब आप Pn की वैल्यू निकालोगे, Pn की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी आपकी b cos थीटा। क्लियर? गॉट माय पॉइंट? अब इसके बाद आप क्या करोगे, मुझे रिजल्टेंट चाहिए। अगर मैं इस पूरे ट्राइंगल में, किसमें, इन ट्राइंगल मैं लिख रहा हूं मैं, स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं। इन ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा लूंगा मैं? पूरा होल ट्राइंगल, QON। तो मेरा जो R होगा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया पूरा का पूरा। तो R यहाँ पे क्या है? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, यानी कि हाइपोटेन्यूज। इसी तरीके से जो ON है वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, और QN मेरे लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसी में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी O Q का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ON का होल स्क्वायर प्लस QN का होल स्क्वायर। क्लियर? तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लो। OQ का स्क्वायर क्या है? R के इक्वल है पूरी लेंथ, तो आप इसको R स्क्वायर ले सकते हो। क्लियर? इसी तरीके से मैं यहाँ पे ON को क्या सॉल्व कर सकता हूँ? OP प्लस PN लिख सकता हूँ। ON कितना यहाँ तक का है, मुझे OP की अलग वैल्यू पता है, PN की अलग वैल्यू पता है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? OP प्लस PN का होल स्क्वायर। नेक्स्ट हम क्या लेंगे? QN स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा आपका। तो उसकी वैल्यू आपको पता है, QN हमने अभी निकाला था, B sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, तो आप इसको क्या कर सकते हो यहाँ पे? R स्क्वायर इक्वल्स टू OP कितना है? A स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB लगा दूं इसको खोल के, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सिंपल मैथमेटिक्स है। A स्क्वायर हो जाएगा आपका, Pn कितना था मेरे यहाँ पे? Pn था B cos थीटा। तो उसका अगर मैं होल स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा। मैंने पूरा होल स्क्वायर खोल दिया इसको। ठीक है, आप चेक कर सकते हो, सिंपल मैथमेटिक्स है। और नेक्स्ट आ जाएगा आपका प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब आप क्या करोगे? B स्क्वायर वालों को एक साथ कर लेना। A स्क्वायर B स्क्वायर वालों को एक साथ लिखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा। क्लियर? ये वैल्यू मुझे पता है 1 होती है, तो हम इसको क्या कर देंगे? A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये आई मेरे पास R स्क्वायर की वैल्यू। देखिए मुझे मैग्नीट्यूड किसका चाहिए था? सिर्फ रिजल्टेंट का। तो उसको मैं क्या कर दूंगा? अंडर रूट ले लूंगा दोनों तरफ। R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा अंडर रूट। क्लियर? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये मेरे पास फॉर्मूला निकल के आता है किसके लिए? मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। व्हाट माय पॉइंट? तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और याद रखना, ये जो एंगल थीटा निकल के आया है, ये जो थीटा एंगल है, ये किस किस के बीच का एंगल है? ये वेक्टर्स के बीच का एंगल है, यानी B और A के बीच का एंगल है। और ये जो एंगल निकलेगा, याद रखना, दोनों की टेल के बीच का एंगल होगा। यहाँ पे हेड और टेल के बीच का एंगल मत कर देना, गलत हो जाएगा। वो हमेशा 180 माइनस थीटा होगा। अगर हम टेल से टेल को जोड़ेंगे तो ही एंगल थीटा डिफाइन कर पाओगे। अपना पॉइंट? तो ये हमारा रिजल्टेंट निकल के आता है किससे? एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन फॉर ट्रायंगल लॉ। अब देखो, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ सेम है, बस तरीका अलग है इनका। तो पैरेललोग्राम से भी सेम यही लॉजिक निकल के आएगा, यही आंसर निकल के आएगा।
ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे ये रिजल्ट आ गया आपका कि r इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्लियर? अब इसका मुझे क्या निकालना है, ये तो आ गया मैग्नीट्यूड। एक चीज मैंने भी आपको और बताई थी, क्या निकालना है, एंगल निकालना है। मुझे क्या निकालना है, इसका एंगल भी निकालना है। तो एंगल कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, वो आ जाएगा आपका tan बीटा। इसी ट्रायंगल में tan बीटा लगा दो, उससे आपका एंगल आ जाएगा। tan बीटा सबसे आसान पड़ता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और वो आपकी वैल्यू इजीली सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ से इसका एक एंगल भी निकाल लेते हैं, कितना आएगा। तो जस्ट सपोज कि tan बीटा लगा दो इस पूरे ट्रायंगल में, तो पूरे ट्रायंगल में क्या होगा, QN अपॉन ON, QN अपॉन ON। क्लियर? तो आप इसको आगे सॉल्व करोगे, QN को क्या लिख सकते हो आप, B sin थीटा लिख सकते हो। QN को आप क्या लिख सकते हो, B sin थीटा। इसी तरीके से PN को आप क्या लिख सकते हो, अब ON को आपको स्प्लिट करना पड़ेगा, ON को स्प्लिट करना पड़ेगा OP प्लस PN, जैसा हमने यहाँ पे करा था। तो OP तो मुझे पता है A है, और PN क्या है यहाँ पे, B cos थीटा लगा दो। तो ये आपका रिजल्ट निकल के आएगा। और अगर मुझे एंगल ही निकालना है तो इतना पता है मुझे कि बीटा, यहाँ लिख देता हूं मैं, बीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स, tan इधर ले जाओगे, इनवर्स हो जाएगा ये B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। तो ये रिजल्ट निकल के आएगा मेरा किसके लिए, एंगल के लिए, बीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। देखो स्टूडेंट्स, कभी भी चीजों को रटना नहीं है, हर एक चीज के पीछे एक लॉजिक होता है, उसी लॉजिक पे जाना है। सिंपल मैथमेटिक्स और कोई चीज नहीं है, बच्चे इसको रटते रहते हैं कि फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे हुआ। आपको रटना नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट के बेस पे आप खुद सॉल्व करोगे, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिजिक्स कोई डर नहीं है, फिजिक्स बहुत इजी है। ठीक है, आप बस लॉजिक के साथ चिपके रहो, आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा, दैट्स माय गारंटी। क्लियर? तो ये मेरे पास रिजल्टेंट आता है, रिजल्टेंट को भी हाईलाइट कर देते हैं। ये मेरे पास रिजल्टेंट आता है, और ये मेरे पास इसका एंगल आता है जहां पे ये इंक्लाइंड होगा। क्लियर? तो अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट आते हैं पैरेललोग्राम पे। पैरेललोग्राम में कैसे एनालिटिकल मेथड आपका सॉल्व होगा उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, एक चीज याद रखना, सब कुछ सेम है, यहाँ पे कोई चीज डिफरेंट नहीं है, बस डायग्राम में थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी हर एक प्रोसीजर सेम होगा। क्लियर? तो मैं आपको सिर्फ एक डायग्राम चेंज करके दिखा देता हूं, बाकी सारा मेथड बिल्कुल सेम है, हर एक चीज सेम आएगी। आते हैं इसमें। इसको चेंज कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका पैरेललोग्राम। ये सब चीज सेम रहेगी, इसलिए मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूं। तो अब आते हैं सेम, मेरे पास क्या है, पैरेललोग्राम में मुझे इतना पता है टेल टू टेल जोड़ती है, टेल टू टेल। तो यहाँ पे जो मेरे पास वेक्टर ए था उसको मैंने इस तरीके से लिखा, और दूसरा वेक्टर मेरे पास बी था। अब ये देखो गलत कर दिया ना, यहाँ नहीं आएगा, बी वेक्टर कहाँ जुड़ेगा, वो जुड़ेगा यहाँ पे। यस, गुड, यहाँ पे जाएगा बी वेक्टर, क्योंकि टेल से टेल को जोड़ना है। और अब आपको पता है टेल से टेल को जोड़ने के लिए क्या होगा, एंगल इन्हीं के बीच का होता है। तो ये पूरा का पूरा एंगल क्या हो जाएगा मेरा, थीटा होगा। क्लियर? थोड़ा सा इसको बड़ा करके बना देते हैं, इसका जो एंगल होगा वो कितना होगा, थीटा होगा। क्लियर? अब पैरेललोग्राम बनाना है, तो पैरेललोग्राम की तरह से सॉल्व करोगे इसे।
चीज मैंने आपको सिखा रखी है। क्लियर? तो एक पैरेललोग्राम बन गया। अब मुझे कहां से लेना है रिजल्टेंट? मुझे रिजल्टेंट लेना है इन दोनों के टेल से के इंटरसेक्शन से, जहां पे दोनों की टेल ज्वाइंट हो रही है, और कहां तक लेके जाना? जहां दोनों के हेड मिल रहे हैं। तो ये मेरा रिजल्टेंट आ गया, इसको मैं नाम दूंगा R इक्वल्स टू A प्लस B। क्लियर? अब सेम वही तरीका करना जैसा भी हमने करा था। यहां से परपेंडिकुलर डालूंगा मैं, परपेंडिकुलर को भी डाल देते हैं बेस कंप्लीट करने के लिए। तो नाम भी वही दे देते हैं, ये आपका आ जाएगा O P Q N, वही नाम मैंने यहाँ पे ले लिए। अब देखो स्टूडेंट्स, ये एंगल भी थीटा ही होगा, सेम वही चीज है। हमने बस एक पैरेललोग्राम इसमें ऐड करा और कुछ नहीं, बाकी सारा ट्रायंगल वही है, ठीक। और अब देखो बीटा एंगल कौन सा बनेगा? बीटा एंगल इस रिजल्टेंट और ए के साथ, बताया था मैंने आपको कि रिजल्टेंट और ए के साथ मेरा क्या बनेगा? बीटा एंगल बनेगा। तो आप इसको क्या कर दोगे? ये आपका बीटा एंगल। बाकी सारा सेम प्रोसीजर है, यही चीज अप्लाई होगी। तब भी मैं यही ट्रायंगल कंसीडर करूंगा, उससे भी इसी सॉल्व होगा। क्लियर? तो ये हर एक चीज सेम है, आप इसको नोट कर सकते हो। दोबारा समझाने की आई थिंक कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाकी सेम, नीचे का लॉजिक सेम ही है। क्लियर? तो ये होता है हमारे एनालिटिकल मेथड जो यूज किए जाते हैं फॉर मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। जब आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे तो वो इसी बेस पे सॉल्व होंगे आपके। क्लियर? और ये जो आपका टॉपिक है, ये जो आज का लेक्चर है, ये यहीं पे कंप्लीट होता है, ठीक है। और इसके आगे जो आपके टॉपिक्स होंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड, वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। और अगर आप पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। पिछली वीडियो में अच्छा रिस्पांस था आपका, आई होप कि सेम आपका रिस्पांस फिर से मुझे वैसा ही मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।